हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलबीएन नूर एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पास्ट वीडियो में बताया कि एनजीओ 3 कैटेगरी की होती है, ट्रस्ट, सोसाइटी एंड सेक्शन 8 कंपनी। तो आज हम बात करेंगे ट्रस्ट की। तो ट्रस्ट है क्या? अगर हम इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है विश्वास करना। तो पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, एक स्टोरी के थ्रू मैं आपसे ये शेयर करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सपोज कीजिए एक मिस्टर एक्स है, उनकी फैमिली में कोई नहीं है, सिर्फ उनका बेटा है जिनकी एज 10 साल है। और अब मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है और उनके पास काफ़ी प्रॉपर्टी है। सडनली उन्हें पता लगता है कि उनको एक ऐसी डिसीज़ हो जाती है कि अब वो ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रहेंगे। रात को वो बैठे रहते हैं, सोचते हैं कि भाई मेरी प्रॉपर्टी का क्या, बिजनेस का क्या होगा, जितनी मेरी एसेट्स है इसका क्या होगा, क्योंकि मेरी फैमिली में तो सिर्फ एक ही बेटा है और वो भी अभी सिर्फ 10 साल का है। इस कन्फ्यूज़न के साथ रात को वो सोचते हैं। अगले दिन उन्हें एक दिखाई देते हैं कि उनका एक दोस्त है जो उसमें इनकी मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट डे वो अपने दोस्त के पास जाते हैं। सपोज़ करते हैं वो मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई के पास जाके वो अपनी बात बताते हैं कि भाई तुम मेरे दोस्त हो और मुझे ये वाली प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई है और मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाऊँगा। मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। तो मिस्टर वाई कहते हैं बताओ मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तो वो मिस्टर वाई को बताते हैं आप ऐसा कीजिए कि मेरी जितनी भी एसेट्स हैं या जितने भी मेरे बैंक में अमाउंट है या मेरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चे के बेनिफिट के लिए यूज़ हो। तो मिस्टर वाई कहते हैं कि भाई बताओ मुझे करना क्या है, इसके बारे में मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो मिस्टर एक्स कहते हैं मुझे आप पे पूरा विश्वास है, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है। तो मिस्टर वाई कहते हैं आप मुझे बताएं, जैसा आप कहेंगे वैसा मैं कर दूंगा। तो मिस्टर एक्स उन्हें बताते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी का कैसे कैसे यूज़ होना है मेरे बाद, कि जितनी भी प्रॉपर्टी है रेंट आए वो मेरे बेटे के लिए यूज़ हो जाए, जितना भी मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए हैं वो मेरे बेटे के लिए यूज़ हो जाए, जितनी भी मेरी एसेट्स है वो मेरे जैसे ही वो मेरा बेटा 18 साल का मैच्योरिटी लेवल अटेंड करेगा सारी एसेट्स उन्हें ट्रांसफ़र कर देना आप। तो मिस्टर वाई कहते हैं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं तो आपकी हेल्प करूँगा ही। ऐसा कह के मिस्टर एक्स अपने घर जाते हैं, क्योंकि उन्हें एक ऐसी डिसीज़ डिटेक्ट हुई है जिससे वो अब ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे। और अपने बेटे का केयर करना हर फादर की राइट होती है, हर फादर का राइट होता है। तो रात को वो सोचते हैं यार मेरे मरने के बाद, मेरे एक्सपायर होने के बाद मेरा दोस्त मेरा साथ दे या ना दे, ये कैसे होगा, क्योंकि बदल भी सकते हैं वो। फिर वे दोबारा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है उनको। तो क्या करना चाहिए? वो अगले दिन मिस्टर वाई के पास फिर दोबारा जाते हैं और कहते हैं कि रात को हमारा डिस्कस हुआ था, मुझे पता है आप मेरे दोस्त हैं और आप मेरी हेल्प भी करेंगे, मेरे मन में एक छोटा सा कन्फ्यूज़न है। मिस्टर वाई कहते हैं बताइए क्या कन्फ्यूज़न है, मुझे तो आपकी हेल्प करनी है। तो वो कहते हैं कि जो मैंने आपसे कहा मैं ये चाहता हूँ कि वो एक रिटन में हो जाए, हम एक पेपर पे लिख लें, उसकी एक कॉपी आप रख लें, एक कॉपी मैं रख लूँगा, जिससे ये पता रहे कि मैं आपको ये डायरेक्शन दे के गया हूँ। तो मिस्टर वाई कहते हैं कोई नहीं, ऐसा ही कर लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पेपर पे लिख लेते हैं और इस चीज़ को वो बना लेते हैं लिख के एग्रीमेंट के तौर पे। तो फिर वो दोनों सोच कर लेते हैं और फिर साइन कर देते हैं। मिस्टर वाई भी साइन कर देते हैं, दोनों की साइन हो जाती है उस कमिटमेंट पे। मिस्टर एक्स जब वापस जाते हैं तो फिर वो रात को फिर सोचते हैं कि जो मैंने लिखा है, जो लिखा गया है, मेरे एक्सपायर होने के बाद हो सकता है ये चेंज हो जाए, हो सकता है जो उसका मन बदल जाए मेरे दोस्त का। तो फिर उनके दिमाग में एक और आइडिया आता है, एक तरीका आता है कि क्यों नहीं इसको लीगल वे में किया जाए। अगले दिन फिर वो दोस्त के पास जाते हैं और कहते हैं देखो भाई नाराज़ मत होना, मेरी मेंटली हालत ठीक नहीं है, तो आप मेरी किसी भी बात का बुरा मत मानना। मैं ये चाहता हूँ कि जो हमने ये लिखा है ये हम गवर्नमेंट के यहाँ रजिस्टर करा दें, एसडीएम ऑफिस में जाके रजिस्टर करा दें, जिसमें जो भी हमने कंटेंट लिखा है, जो भी पॉइंट लिखे हैं, वो कभी ज़िंदगी में चेंज ना हो सके। जैसा मैंने आपको डायरेक्शन दी है वैसा ही आप फॉलो करें और मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है कि आप इसे फॉलो करेंगे और मैं भी टेंशन फ्री रहूँगा।
तो मिस्टर वाई उस चीज़ को एग्री कर जाते हैं, कहते हैं ठीक है हम इसे रजिस्टर करा लेते हैं, क्योंकि उसकी एक कॉपी गवर्नमेंट के पास रहेगी तो उसमें कंटेंट चेंज होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। जब बेटा 18 साल का होगा उसे पता लगेगा उसके फादर ने इन कंडीशन पे उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिस्टर वाई को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो वो फिर उसी वे में रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे जिस वे में मिस्टर एक्स ने अपने डील में लिखा है और गवर्नमेंट को रजिस्टर कराया है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये एक ट्रस्ट क्रिएट हुई है, किसके बीच में ट्रस्ट है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में ट्रस्ट क्रिएट हुई है। ये जब हमने इसे एक रिटर्न में दिया, जिस पेपर पर हमने इसे लिखा और दोनों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इसे कहते हैं ट्रस्ट डीड, कि इस डीड पे हमने ये प्रोविज़न लिखे हैं। और जब हम इस ट्रस्ट डीड को गवर्नमेंट को रजिस्टर करा देते हैं तो इसे कहते हैं रजिस्टर ट्रस्ट डीड, कि गवर्नमेंट के यहाँ पर ये रजिस्टर है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो ये है कॉन्सेप्ट ट्रस्ट का कि ट्रस्ट है क्या। अब इसमें इम्पोर्टेंट मैटर ये है दोस्तों कि ये जो ट्रस्ट है, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक ट्रस्ट को क्रिएट करने में कितने बंदे इन्वॉल्व हैं, कितने पर्सन इन्वॉल्व हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, क्या 2 या 3? कुछ लोग कहेंगे 2 बंदे इन्वॉल्व हैं और कुछ कहेंगे 3 पर्सन इन्वॉल्व हैं। तो मेरा देखिए इसमें 3 बंदे हैं। नंबर 1 मैं, यानी कि जिसने ये ट्रस्ट बनाई, आई एम द फाउंडर मेंबर, मैंने क्रिएट करी और मैंने ट्रस्ट किस पे किया, अपने दोस्त पे किया, मिस्टर वाई पे। तो वो ट्रस्टी होंगे इस ट्रस्ट के। तो एक तो हुआ फाउंडर मेंबर जिसने ये क्रिएट की, दूसरे हुए ट्रस्टी जिस पे मैंने ट्रस्ट किया, और एक इम्पोर्टेंट पर्सन है कि ये ट्रस्ट किसके बेनिफिट के लिए यूज़ की गई है, करी जाएगी। तो इसका सारा बेनिफिट मेरे बेटे को जाएगा, यानी कि मेरे पर्सनल रिलेशन को जा रहा है। तो यही इम्पोर्टेंट है कि जब ये ट्रस्ट क्रिएट होती है फॉर द बेनिफिट ऑफ माई फैमिली मेम्बर, तो ये एक तरह की ट्रस्ट होती है जिसे हम प्राइवेट ट्रस्ट कहते हैं। अब हमें ये देखना है कि ट्रस्ट कितने तरह के होते हैं। तो दोस्तों ट्रस्ट मेनली 3 तरह की होती है, प्राइवेट ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट एंड थर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट। ये 3 तरह की ट्रस्ट क्रिएट होती है। अब प्राइवेट ट्रस्ट क्या है, देखो जो मैंने ये एग्जाम्पल बताया उस एग्जाम्पल के हिसाब से जब 2 बंदों में ट्रस्ट क्रिएट होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ माई पर्सनल फैमिली मेम्बर, इट इज नोन एज ए प्राइवेट ट्रस्ट, यानी कि मेरे प्राइवेट बेनिफिट के लिए है, मेरे बेटे के लिए, मेरे फैमिली मेम्बर के लिए है, और दिस इज नोन एज ए प्राइवेट ट्रस्ट। अब सेकेंड है रिलीजियस ट्रस्ट। क्या है, तो इसका आंसर है दोस्तों, सपोज कीजिए मुझे शंकर भगवान पर बहुत विश्वास है और मैं शंकर भगवान का मंदिर बनाना चाहता हूँ, और इस मंदिर में मुझे 2-3 बंदे ऐसे चाहिए जिस पे मैं विश्वास कर सकूं। इसी प्रीवियस एग्जाम्पल में अगर मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक मंदिर बनाना है, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, मैं आपको बताऊंगा पैसा कैसे आएगा, कैसे यूज़ करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन होनी है, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, और वो इसके लिए एग्री हो जाते हैं। फिर हम एक कंडीशन लिखते हैं, फिर हम उसे रजिस्टर करा लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रस्ट क्रिएट हुई। फाउंडर मेंबर कौन हुए, मिस्टर एक्स। किसके ऊपर ट्रस्ट किया, मिस्टर वाई के ऊपर। लेकिन मंदिर का जो बेनिफिट है वो किसे जाएगा, बेनिफिशियरी कौन है। When the trust is created for the benefit for a particular community, Hindu, Muslim, Sikh, ईसाई, then it is a religious trust. अब मैंने मंदिर का एग्जाम्पल लिया, तो मंदिर के एग्जाम्पल में किसको बेनिफिट जाएगा, मंदिर में कौन आएंगे, सारे हिंदूज आएंगे, तो दिस इज अ रिलीजियस ट्रस्ट। यानी कि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जब ट्रस्ट क्रिएट होती है फॉर द बेनिफिट फॉर अ पार्टिकुलर कम्युनिटी, या तो वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो वो एक रिलीजियस ट्रस्ट है। उसका बेनिफिट
किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को जा रहा है। तीसरी तरह की ट्रस्ट है चैरिटेबल ट्रस्ट। अब ये चैरिटेबल ट्रस्ट क्या होता है? जब हम कोई ट्रस्ट क्रिएट करते हैं और उसका बेनिफिट पब्लिक एट लार्ज जाए, उसका बेनिफिट किसी पार्टिकुलर रिलीजियस में ना जाए, बल्कि सब उसको यूज़ कर सके, सब उसमें यूज़ कर सके, तो दिस इज़ नोन एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हॉस्पिटल बनाता हूँ ट्रस्ट के अंदर, तो कोई भी जो बीमार है, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, वो आके उसमें ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इसे कहेंगे व्हेन द ट्रस्ट इज़ क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन विदाउट बेसनेस। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई नहीं, जनरल पब्लिक के लिए है, जो बीमार है वो आके ट्रीटमेंट करा ले, तो दिस इज़ नोन एज ए चैरिटेबल ट्रस्ट। तो मुझे उम्मीद है तीनों ट्रस्ट की आपको पता लगी होगी, प्राइवेट ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। प्राइवेट ट्रस्ट जब बनती है जब मुझे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए बनानी हो, अपने पर्सनल फैमिली मेम्बर के लिए यूज़ करनी हो। और सेकेंड रिलीजियस ट्रस्ट जब मुझे पार्टिकुलर कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए बनानी हो। और थर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट जब कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई बेस नहीं है, बल्कि पब्लिक एट लार्ज सबके लिए है, तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट कहलाता है। अब आप लॉजिकल समझो कि गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट कौन से ट्रस्ट से होगी। गवर्नमेंट की नज़र में भाई वो गवर्नमेंट है, वो सबका डेवलपमेंट सोचती है, तो गवर्नमेंट को किस ट्रस्ट से ज़्यादा बेनिफिट मिलने चाहिए? जाहिर है चैरिटेबल ट्रस्ट से, क्योंकि उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, बल्कि सब पब्लिक एट लार्ज के लिए है और हर लोगों के लिए है। तो दोस्तों, जब हम एनजीओ की बात करेंगे, तो जैसे ही आई एनजीओ, तो उसमें प्राइवेट ट्रस्ट एनजीओ का पार्ट होते ही नहीं है। अगर प्राइवेट ट्रस्ट है तो उसे एनजीओ की स्कोप से आउट कर दीजिए, क्योंकि प्राइवेट ट्रस्ट को एनजीओ का एक भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा है रिलीजियस, पब्लिक है लेकिन चैरिटेबल से कम है, तो उसके बेनिफिट गवर्नमेंट के कुछ कम होंगे। अगर कोई गवर्नमेंट पार्टिकुलरली किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी को बेनिफिट देना चाह रही है, तो रिलीजियस ट्रस्ट को वो कंसीडर कर सकती है। और चैरिटेबल ट्रस्ट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि पब्लिक एट लार्ज है, विदाउट बेस है। हॉस्पिटल बनाना है, कोई भी आके ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एजुकेशन देनी है, कोई भी आए अपना एजुकेशन ले। वोकेशनल ट्रेनिंग चलाना है, कोई भी आए ट्रेनिंग ले ले। तो ये तीन तरह के ट्रस्ट हैं, लेकिन इन तीनों ट्रस्ट में प्राइवेट ट्रस्ट एनजीओ का पार्ट नहीं है, सिर्फ रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट ही हमारी एनजीओ का पार्ट है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या ये ट्रस्ट रजिस्टर कराना ज़रूरी है, और अगर है रजिस्टर कराना चाहिए तो किस एक्ट में रजिस्टर होगा? आपने देखा होगा ये जो एनजीओ का जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है, ये रजिस्टर होती है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 में, ऐसा बताया गया है। लेकिन अगर आप इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 को पढ़े तो उसमें स्टार्टिंग में ही क्लियर कट लिखा हुआ है कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 का एक भी प्रोविज़न चैरिटेबल और रिलीजियस पे एप्लीकेबल नहीं होता है। इसका मतलब फिर वो एक्ट किसके लिए है? तो वो सिर्फ प्राइवेट ट्रस्ट के लिए है। प्राइवेट ट्रस्ट अगर है तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के जो प्रोविज़न हैं वो उस पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, और जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट है इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के प्रोविज़न उस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना था। इस चीज़ का ध्यान रखें कि इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर प्राइवेट ट्रस्ट, नॉट चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। तो ये थी कहानी दोस्तों ट्रस्ट की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ होगा, और आज के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि ये ट्रस्ट होती क्या है और ट्रस्ट की कौन सी कैटेगरी हमारी एनजीओ कहलाती है, प्राइवेट, रिलीजियस या चैरिटेबल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।